विस्थापन अपक्रिया, ये जरा हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है विस्थापन अपक्रिया, पेपर में कई बार पूछा है। तो विस्थापन को ही हम प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब फिर से पुनः समझें प्यारे बच्चों, अगर नहीं समझ में आया है तो। जैसे क्या होता है तो प्रतिस्थापन अपक्रिया में जैसे हमने क्या कहा कि अगर हम मान लेते हैं, बाई चांस ले लेते हैं, जैसे हम कॉपर ले लिए, क्या ले लिए प्यारे बच्चों? कॉपर सल्फेट ले लिए। तो कॉपर सल्फेट को अगर हम आयरन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो हम जानते हैं कि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो अगर हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आयरन क्या होगा, कॉपर को हटा देगा और इसका स्थान कॉपर का स्वयं ले लेगा। तो जब आयरन कॉपर के स्थान पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4। और इस प्रकार कॉपर यहाँ से हट जाएगा। तो देखा आपने। और इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम ले लेते हैं और इसी तरह कॉपर ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, तो इसमें भी क्या होगा कि एल्युमिनियम कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थराइस प्लस में कॉपर अलग हो गया। अब आप यहाँ सोचे कि यहाँ तो FeSO4 यहाँ 2 क्यों लग गया भाई? SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है प्यारे बच्चों? 2 माइनस। एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3 प्लस। तो 3 इन सब के साथ आ जाएगा और 2 इनके पास आ जाएगा। तो क्या बन गया? Al2SO4 का होल थराइस, है ना। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो हम ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो फिर से देखेंगे जरा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को हटा करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अगर हम प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर प्यारे बच्चों, तो हम इसके 3 एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं? आयरन Fe प्लस में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट CuSO4। अब आपको पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो लोहा ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो लोहा क्या होगा? सल्फेट के साथ आ जाएगा। FeSO4 प्लस में कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। इसी प्रकार बच्चों अगर हम जिंक ले लें Zn, तो जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा दें तो जिंक क्या होगा? कॉपर के पास आ जाएगा और कॉपर को वहां से हटा देगा। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4। अब प्लस में कॉपर हट गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों लेड, अगर हम लेड ले लेते हैं Pb, तो Pb को अगर हम CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो लेड क्या होता है? कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील। तो लेड बन जाएगा PbCl2 और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो आपने देखा क्या कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। इन सबके नाम अगर आप चाहिए तो फिर आयरन सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और ये क्या है? लेड क्लोराइड है। तो आइए प्यारे बच्चों अगली अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन मतलब 2 विस्थापन होंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे? 2 विस्थापन। तो देख लें जरा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसको समझेंगे जरा, ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे प्यारे बच्चों मूलक किसे कहते हैं? आप जानते हैं मूलक परमाणुओं के समूह को कहते हैं, यानी परमाणुओं के समूह के ऊपर जो आयन होता है ये सब क्या कहलाते हैं? आपके मूलक। और जैसे H+ है, ये भी क्या है? आपका आयन है ना। तो इसको हम मूलक कहेंगे, आयन भी कहेंगे, लेकिन हम इसको आयन ही कहेंगे। तो हम क्या कहते हैं? तो लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस की बात नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे होगा? पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया है, आ जाएगा, तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4।
प्लस सोडियम सल्फेट के अलावा प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होगा, मेरी पेन कहाँ गई, यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों देखिए सोडियम क्या होगा, क्लोरीन के साथ संयोग कर लेगा। सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, NaCl। और ये जो बेरियम है ना, देखो सोडियम धातु है, ये भी धातु है, तो अब यहाँ पर सोडियम तो क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो अब बेरियम किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ। तो बेरियम जो होगा वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर सोडियम किसके साथ जुड़ा, ये बताओ जरा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया, NaCl। इसी प्रकार बेरियम किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ, तो क्या बन गया, BaSO4, बेरियम सल्फेट हो गया। तो आपने देखा कि इसमें ये एक दूसरे के क्या कर लिए, परस्पर अदला बदली कर लिए। तो जब परस्पर जो है अदला बदली कर लिए, तो किसका अदला बदली किए, अपने आयनों का। जैसे यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है इसके स्थान पे आ गया सल्फेट के स्थान पे, और सल्फेट किसके स्थान पे चला गया, क्लोरीन के स्थान पे ना। तो ये सब आपस में क्या कर लिए, अदला बदली कर लिए, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो इस प्रकार का जो विस्थापन होता है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3 प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। तो अगर अब देखिए आप बताइए क्या बन जाएगा। तो सिल्वर क्या होगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस के किसके साथ आ जाएगा, NO3 को साथ है, तो KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब इसमें और एग्जाम्पल जैसे अगर आप लेना चाहें, मैं यहाँ पर एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3COOH एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल को हम NaOH से क्रिया कराते हैं, NaOH से। अब देखो क्या होता है कि Na जो होगा क्या होगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बन जाएगा क्या, CH3COONA बन जाएगा। और ये जो H है यहाँ से हटेगा, जब H यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर आएगा, तो H और H कितना हो जाएगा, H2, और ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा, H2O। अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो ये देख लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। अब यहाँ पर हम NaCl सब क्रिया करा देते हैं। अब आपको बताना है, आप लोग दिमाग लगाइए क्या बनेगा। तो Ag के साथ क्या आ जाएगा, Cl, तो Ag के साथ Cl आ गया, एक विस्थापन हो गया। अब Na के साथ NO3 आ गया, दूसरा विस्थापन हो गया। तो आपने देखा कि दो विस्थापन हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया, है ना। तो अब प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ, आयनों का परस्पर जो है अदला बदली हो गया। इस प्रकार के अपक्रिया को उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, एक प्रश्न दिया है कि विस्थापन अपक्रिया में आयरन दूसरे तत्व कॉपर को किससे विस्थापित करता है। तो आयरन दूसरे तत्व कॉपर को इसके लवण जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। कैसे, जैसे देखिए जरा कि आयरन लिखा है कि विस्थापन अपक्रिया में आयरन दूसरे तत्व कॉपर को किससे विस्थापित करता है। आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर एक अपक्रिया मैंने लिखा है कि आयरन है, आयरन को किससे विस्थापित कर रहा था, सल्फेट, कॉपर के सल्फेट वाले विलयन से, तो Fe यहाँ पर आ जाता था, कॉपर को हटा देता था। तो वही अपक्रिया हम यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, आयरन Fe प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4, तो क्या कर देंगे, Fe यहाँ लिख देंगे, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस में कॉपर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। तो अगला जो है हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, बढ़िया टॉपिक है, वो क्या है जरा देख लेते हैं। ये है अगला अपक्रिया, देखिए ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं। तो ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया
और एक होती है उष्मा शोषी अपक्रिया, है ना। तो उष्मा क्षेपी अपक्रिया और दूसरी उष्मा शोषी अपक्रिया। तो उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है वो उसको समझते हैं। तो उष्मा क्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है क्षेप करना यानी बाहर निकलना। तो जिसमें उष्मा क्या होती है बाहर निकलती है उसको उष्मा क्षेपी, और जिसमें उष्मा नहीं निकलती बल्कि उसको अपक्रिया कराने के लिए उष्मा देना पड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया। तो प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया देखिए जरा। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है निर्मुक्त होती है। ऊष्मा निर्मुक्त का मतलब होता है ऊष्मा निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया सा आसान सा, तो आइए जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि पहला एग्जाम्पल आप जानते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल तमाम एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम ले लें ऊष्माक्षेपी में ले लें CaO, ये क्या है बिना बुझा चूना। क्या है प्यारे बच्चों बिना बुझा चूना। इसमें अगर हम पानी मिला दें, इसमें हम अगर पानी मिला दें तो क्या होगा बहुत तेज हीट हो जाता है। तो जब हीट हो जाएगा तो इसमें क्या निकलेगी ऊष्मा। क्या निकलेगी ऊष्मा। अब बहुत तेज निकलेगी। जैसे पहले आप देखिए 1-2 रुपए का चूना बड़ी लाते थे, चूना बड़ी लाते थे प्यारे बच्चों, तो उसमें जो है घर वाले क्या कर देते थे पानी डाल देते थे। जैसे ही पानी डालते थे तो वो क्या हो जाता था खूब हीट हो जाता था और खड़बड़ 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 करने लगता था, है ना। तो उसमें क्या होता था बताइए, उसमें जो होता था ऊष्मा निकलती थी, बहुत हीट निकलता था। तो हीट क्यों निकला क्योंकि वो क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्मा जो है उसमें क्या होती है छिपी रहती है। तो जब ऊष्मा छिपी रहती है तो इसीलिए जो है वो ऊष्मा फिर जैसे ही नमी पाती है बाहर निकलने लगती है। तो बनेगा क्या देखो CaO + H2O, तो बन क्या जाएगा देखो। तो CaO और H2O बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्यों बना ये CaOH का होल ट्वाइस, देखो कैल्शियम है एक, ऑक्सीजन एक एक, 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन भी 2। तो जब 2 ऑक्सीजन भी हो गया 2 हाइड्रोजन भी हो गया तो दोनों 2-2 नहीं लिखेंगे साथ में, क्योंकि 2-2 लिख देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर अगर ऐसे समझें कि अगर H2 भी है O2 भी 2 है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे अच्छा लगाने के लिए Ca, दोनों HO है तो हम OH को ऐसे लिख देंगे। तो कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए अगला क्या है, हम अगला जो है अगर देखिए प्लस ऊष्मा अगर दाएं साइड में लग गया, अगर पूछेगा कौन सी अपक्रिया है तो अगर दाएं साइड में प्लस लगा है तो समझ लो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगर यही प्लस अगर इस साइड तीर के इस साइड अगर माइनस में लगा है तो भी कौन सी अपक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। तो अगर दाएं साइड में माइनस लगा है तो ऊष्माशोषी, अब प्लस लगा है तो ऊष्माक्षेपी। अब दूसरी अपक्रिया क्या है देखिए, तो दूसरी अपक्रिया है प्यारे बच्चों वो है जैसे मान लेते हैं हम कार्बन ले लेते हैं, कौन सा ग्रेफाइट वाला फॉर्म यानी ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट को क्या करते हैं हम ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों दहन करते हैं गर्म करते हैं। तो क्या बन जाएगा CO2 गैस। CO2 गैस तो बनेगा साथ में बहुत हीट भी निकलती है। कितना यहाँ पर प्लस ऊष्मा लिख दो, नहीं तो अगर याद कर लो तो याद कर लो 94 किलो कैलोरी। 94 किलो कैलोरी जो है किलो कैलोरी ऊष्मा जो होती है बाहर निकलती है। तो कार्बन यानी ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती ही, साथ में 94 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो प्लस लिखा है ना, तो यहाँ पर 94 अगर नहीं याद है तो प्लस ऊष्मा लिख दो तो भी गलत नहीं होगा। तीसरा है जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्यारे बच्चों नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे हम अगर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपको पता ही है NH3। अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 3 लगा दो। तो इसके साथ साथ 22.4 किलो जो है कैलोरी एनर्जी भी निकलती है यानी ऊष्मा भी। तो यहाँ पर 22.4 किलो कैलोरी लिख दो, चाहे तो आप प्लस में ऊष्मा लिख दो, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला है ऊष्माशोषी अपक्रिया। देखो नाम से ही पता चल रहा है, शोषी यानी सोख रहा है, यानी अपक्रिया कराने के लिए इसको ऊष्मा देना पड़ता है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा को अवशोषित करता है, उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अपक्रिया अपने आप नहीं होती, इसको अपक्रिया को कराना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर देखेंगे अपक्रिया तभी होगी जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी ऊष्मा अगर प्लस करेंगे, देंगे, तब जाके क्या बनेगा, ये 2NO। ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2NO। तो कौन सी अपक्रिया हो गई, हीट देना पड़ रहा है, ऊष्मा को दे रहे हैं, तो कौन सी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अगर यही ऊष्मा इस साइड लिखा रहेगा माइनस में ना, अगर माइनस में लिखा है तो भी कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी। अगर प्लस लगा है तो ऊष्मा छेपी दाएं साइड में। अगर ऊष्मा शोषी के लिए अगर बाएं साइड में माइनस लगा है तो सोच लीजिएगा कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ले लेते हैं जैसे कार्बन है, कार्बन, और मान लेते हैं कार्बन के अलावा हम सल्फर ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, कार्बन सल्फाइड बन जाएगा। जब कार्बन सल्फाइड बन जाएगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस में 20,000 कैलोरी जो है इसको ऊष्मा देना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। तो अगर हम 20,000 यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में 20,000 कैलोरी। तो हमको देखिए, हमने बाएं साइड में लिखा, दाएं साइड में लिखा तो माइनस लिखा। अगर यही चीज़ यहाँ लिखे होते ना तो प्लस में 20,000 कैलोरी लिख देते, तब जाके CH2 बन जाता है। यानी इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, C प्लस में सल्फर, सल्फर है, ये क्या है प्यारे बच्चों, सल्फर, प्लस में 20,000, और इधर क्या लिख देंगे, कार्बन सल्फाइड। तो ये है प्यारे बच्चों ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, और ऊष्मा छेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा निकलती है। तो एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, और ये प्रश्न क्या है, देखिए। तो ये प्रश्न है प्यारे बच्चों कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों लिखा है उत्तर में कि श्वसन क्रिया में, पहले जरा सोचो, जरा आप सांस लीजिए, एक बार आप सांस लीजिए, सांस लिए ना, तेजी से सांस ले लीजिए। तेजी से सांस लेने के बाद आप जो है अपने हाथ को, अपने दाएं हाथ को अपने मुंह के पास लगा लीजिए और नाक के पास। अब उसको छोड़िए, मुंह से छोड़िए चाहे नाक से, आप मुंह से छोड़िए। सांस एक बार खूब तेजी से ले लीजिए, फिर उसके बाद छोड़िए। आपको कैसा लगा, ठंडा कि गरम, गरम लगा ना, लगा कि नहीं। अगर गरम लगा तो ऊष्मा निकली कि नहीं, निकली ना। तो अगर ऊष्मा निकली तो कौन सी अपक्रिया हो गई, ऊष्मा छेपी। तो प्यारे बच्चों श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा, एक तरह से ऊष्मा जो होती है ऊर्जा ही होती है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन को हम ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। तो श्वसन अपक्रिया की समीकरण निम्नलिखित है। तो ये क्या है, ग्लूकोज है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इससे अपक्रिया कर लेता है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर से गंदगी के रूप में निकलता है ना। उसके बाद कुछ जो है CO2 गैस के रूप में निकल जाता है, और कुछ हमारे अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निकल जाता है। दूसरी चीज़ मूत्र के रूप में और पसीनों के रूप में भी कुछ जो है अपशिष्ट पदार्थ के भी रूप में जो है क्या निकल जाता है, जल। इसके अलावा हम चल फिर पाते हैं, सोच पाते हैं, अपने कार्यों को कर पाते हैं, किसके कारण, ऊर्जा के कारण। तो प्यारे बच्चों ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, समझ में आ गया होगा। आपका अगला जो है प्यारे बच्चों टॉपिक है, वो अगला टॉपिक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन, आइए जरा देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या है। तो ऑक्सीकरण नाम से पता चल रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। तो ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लेकिन हम इसको और बढ़िया डेफिनेशन समझेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो यानी परमाणु, अणु या आयन अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, अगर जब त्यागेगा तो पता ही है, जब त्याग ही देगा, दे देगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि दे देगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण।
बहुत बढ़िया है, बहुत सरल है। अगर त्याग देगा प्यारे बच्चों, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी आई, और त्यागेगा तो संयोजकता में वृद्धि होगी। तो संयोजकता में वृद्धि भी क्या होता है, ऑक्सीकरण भी ऑक्सीकरण ही होता है। जैसे कोई अगर परमाणु है, अगर कोई परमाणु है तो इसकी जो मतलब परमाणु आप जानते हैं कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इसके ऊपर जो आवेश है वो क्या होगा, जीरो। इसके ऊपर आवेश क्या होगा, जीरो, क्योंकि उदासीन है, अकेले है। तो अब जीरो से यहाँ पर कितना चार्ज आ गया बताइए, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास कितना, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर एक है। तो जीरो से एक हुआ तो गिनती जीरो से एक हुई तो संयोजकता बढ़ी कि घटी, बढ़ी ना। अगर बढ़ी तो सोडियम का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीकरण। यहाँ पर इसको देखिए जरा, 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया। 3 कैसे हुआ बताइए जरा, कि 2 से 3 तब न हुआ होगा जब इसने क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, यानी Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो 3 आ गया। तो 2 से 3 गिनती आई तो संयोजकता बढ़ी कि घटी, बढ़ी, 2 से 3 हो गई। तो संयोजकता बढ़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर 2 आगे लिखा है ना, 2 माइनस है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर कोई स्वतंत्र है, हमने क्या कहा, अगर कोई परमाणु है तो उसका जो आवेश होता है क्या होता है, शून्य। तो माइनस से शून्य हुआ तो शून्य ना तो धनावेशित ना तो ऋणावेशित। तो माइनस है तो माइनस से बड़ा ना जीरो है, तो संयोजकता बढ़ी कि घटी, बढ़ी। तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 3 से 2 हुआ, 3 से 2 हुआ। अब जरा सोचो, अगर 3 से 2 हुआ तो यहाँ तो कम हो गया, तो हम इसको कहेंगे अपचयन। यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर क्या है, जीरो, आई के ऊपर कुछ नहीं तो क्या हो गया, जीरो। तो अगर माइनस से जीरो हुआ तो इसका क्या हो गया बताइए, ऑक्सीकरण। और 3 से 2 हो गया, कम हो गया, तो इसको बोल देंगे अपचयन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जिंक है, जीरो है, जिंक केवल परमाणु के रूप में है तो इसके ऊपर क्या है, आवेश जीरो। लेकिन यहाँ पर देखो जिंक क्या है, सल्फेट के साथ जुड़ गया तो SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, जिंक के ऊपर 2 प्लस होता है। तो 0 से 2 हुआ ना, तो अगर संयोजकता बढ़ गई तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान लग रहा होगा। यहाँ पर मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम परमाणु है तो परमाणु के ऊपर क्या होता है, उदासीन होता है, तो कोई आवेश नहीं। तो यहाँ पर 0 से क्या हो गया, 2, तो संयोजकता बढ़ गई ना। तो संयोजकता का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। कितना सिंपल मैंने बताया प्यारे बच्चों, कभी भूल ही नहीं सकते। अगर पेपर में दे दिया कि इसी तरह जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दे दिया, अगर पूछ लिया कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन, तो जिसकी संयोजकता बढ़ रही है उसका ऑक्सीकरण, जिसकी संयोजकता घट रही है उसका अपचयन। जैसे 0 से 2 हुआ तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो कॉपर सल्फेट देखो, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, तो है 2 माइनस, यहाँ पर कॉपर के ऊपर 2 प्लस। तो 2 प्लस से 2 यहाँ 0 हो गया, इसके ऊपर क्या आ गया, 0। तो अगर मैं बात करूं तो कॉपर 2 से 0 हुआ तो कम हुआ, तो कॉपर का क्या हो गया, कम हुआ तो अपचयन। लेकिन जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो प्यारे बच्चों कितना आसान है, सरल है। सेम चीज अपचयन है, अब तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपचयन किसे कहते हैं, रिडक्शन, कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन उसी का अपोजिट है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अतः जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एडवांस ले रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि। और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो इसमें संयोजकता प्यारे बच्चों घटेगी। तो जिस अभिक्रिया में संयोजकता की कमी होती है तो उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन क्या है, इसके ऊपर चार्ज 0 है क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में है, ये परमाणु के रूप में है। तो 0 से यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, माइनस। तो 0 से माइनस हुआ, कम हुआ कि ज्यादा, कम हुआ ना। तो 0 से कम हुआ तो संयोजकता कम हुआ तो क्या हो गया, अपचयन। इसी प्रकार 3 से 2 हो गया, तो अगर 3 से 2 तो संयोजकता 2 हुआ, कम हुआ, तो यहाँ इसका भी क्या हो गया, आयरन का अपचयन। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जिंक ऑक्साइड की बात करूंगा और कार्बन। देखो जिंक यहाँ पर क्या है, जिंक के ऊपर 2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस। आप तो जानते हैं कि जिंक की संयोजकता 2 तो 2 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 माइनस। तो अब 2 प्लस से यहाँ पर क्या हो गया, 0, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में जिंक अकेले है, इकलौता है तो उदासीन है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, 0। तो 2 से 0 कम हुआ ना, तो जिंक का क्या हो गया, अगर कम हुआ तो अपचयन। क्या हो गया प्यारे बच्चों, अपचयन। अब इसी प्रकार कार्बन का 0 है लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, तो यहाँ पर 0 से बढ़ जाएगा तो इसका क्या हो गया, अपचयन। तो प्यारे बच्चों कितना आसान है ना। तो रेडॉक्स अपक्रिया, अगली अपक्रिया का नाम क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया। कितना बढ़िया है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। ध्यान से देख लेना
कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय घटित होते हैं तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स या अपचयोपचय अपक्रिया। तो प्यारे बच्चों एक चीज और बताना भूल गया कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं, जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अब देखिए इसमें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में जो है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में देखिए जिंक से यहाँ पर क्या है जीरो, जिंक के ऊपर क्या होगा जीरो, तो जीरो से यहाँ पर देखो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 माइनस, जिंक के ऊपर 2 प्लस। अब बताओ जीरो से 2 प्लस होगा, संयोजकता बढ़ी कि घटी, बढ़ी, तो जिसका संयोजकता बढ़ जाता है तो उसका क्या बोलेंगे हम ऑक्सीकरण। तो जिंक का क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। अगर मैं बात करूंगा कॉपर की तो कॉपर यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 प्लस है और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 माइनस, तो कॉपर 2 प्लस से जीरो हो गया, यहाँ पर इकलौता अकेले है तो यहाँ पर जीरो। तो याद रखिए अगर कोई तत्व अलग के रूप में अलग है एक अकेले है तो उसके ऊपर चार्ज जीरो होगा। आपको पता है ना परमाणु वैद्युत उदासीन होता है कि जितने उसके पास प्रोटॉन अगर उतने इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु पूरी तरह से क्या होता है उदासीन, तो इसके ऊपर जीरो चार्ज हो जाएगा। तो 2 से जीरो हुआ तो संयोजकता घटी कि बढ़ी, घटी, तो घटी तो इसका क्या बोल जाएंगे अपचयन, अपचयन। तो अब देखिए अपचयन कॉपर का क्या हो गया अपचयन, तो कॉपर का अपचयन हो गया तो कॉपर को ही ऑक्सीकारक कहेंगे। तो जिंक का ऑक्सीकरण हो गया तो जिंक को क्या कहेंगे बताइए अपचयक कहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये तो था हमारा क्या ऑक्सीकरण और अपचयन। अगला जो टॉपिक है ना वो क्या है, आखिरी 2 ही टॉपिक बचे हैं प्यारे बच्चों। ये टॉपिक है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो संक्षारण सबसे पहला क्या इसका दैनिक जीवन प्रभाव देखने को मिलता है संक्षारण यानी क्रोजन। तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती है हो जाती है उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप देखते होंगे कि सरिया वगैरह में अगर हम बाहर रख देते हैं तो अगर नमी वाला दिन रहता है बरसात का दिन रहता है तो उसके ऊपर हल्की हल्की जो है लेयर जम जाती है ना, उसको अगर आप हाथ से छुओ तो क्या होता है आपका हाथ जो है हल्का सा लाल हो जाता है, तो क्या हो जाता है उसके ऊपर हल्की हल्की पपड़ी जम जाती है, उसी को क्या बोलते हैं जंग लगना। और इसी तरह चांदी देखिए चांदी क्या हो जाती है हल्की सी उसके ऊपर जो है काले रंग की परत जम जाती है ना, तो इसलिए जो है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं संक्षारण, किसके कारण नमी अथवा जल के संपर्क के कारण ऐसा होता है। तो उसको अगर दूर करना है तो कैसे दूर कर सकते हैं पेंट करके है ना, ग्रीस लगा करके तेल लगा करके और उसको जो है पॉलिश करके भी कई तरीके से जो है हम संक्षारण को बचा सकते हैं। अगला क्या है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता गंध का विकृत हो जाना यानी उसके गंध का यानी उसका जो सुगंध है वो अगर अलग हो जाता है तो उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण यानी धीरे धीरे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना ही क्या कहलाता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण जैसे पानी अगर छोड़ दो तो क्या होने लगता है हल्का सा बदबू देने लगता है, पनीर को खुला छोड़ दें तो क्या होता है गंध देने लगता है, किसके कारण विकृत गंधिता के कारण। तो इसको रोकने का उपाय क्या है, तो रोकने का उपाय प्यारे बच्चों है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी यानी जिसमें हवा ना जाए उस बर्तन में रखना चाहिए। दूसरा चीज कि जो कम टेम्परेचर पर जो भोजन पका है उसको हम फ्रीजिंग में रखें यानी फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। तीसरा खाद्य पदार्थ जैसे आलू है चिप्स है उसको जो है हम ऑक्सीजन वाली गैस ना भरें, जो देखते हैं आप 5 रुपये 10 रुपये का मर कुरकुरा वगैरह आता रहता है ना तो उसमें देखिए खूब फूला हुआ रहता है तो उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें क्या रहता है नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो उसका स्वाद क्या होगा गड़बड़ा जाएगा और आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो खाद्य पदार्थों और पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा कर रखना चाहिए ताकि जो है खराब होने से बच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत लाजवाब, मुझे आशा है कि रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो में से एक होगा ये। और अगर आपको वीडियो जो है प्यारे बच्चों नहीं मिल पा रहा है तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं 7237097787 पर। मैं प्यारे बच्चों ये रात के 11 बज रहे हैं, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत से मैं इसको लिखता हूँ तब जाके वीडियो तैयार हो पाता है, कई बार इसको मैं रेडी करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम आपका है सब कुछ आपका है और आपका और लेकिन मैं वीडियो अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपका
फ़र्ज़ बनता है प्यारे बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको बहुत एनर्जी मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत एनर्जी मिलती है। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगी, क्योंकि मैं आपकी ऊर्जा से ही मैं वीडियो बना पाता हूँ। आप एक कमेंट कर दिया करो प्यारा सा प्यारे बच्चों, हमको और आनंद आ जाएगा। यदि आप इसी तरह वीडियो आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपके लिए दूसरा चैप्टर जल्द ही बना कर के भेजेंगे। प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।